See, chapter is what? Auditing techniques. Okay, auditing techniques and reading of a ledger account. So auditing techniques main focus है अपना. Now see here, everyone. In auditing techniques, सबसे पहले अपने को स्टडी करना है what is test check. What do we have to study? First, test check. देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है. टेस्ट चेक मतलब क्या? टेस्ट चेक मतलब होता क्या है? नाम से क्या मालूम पड़ता है आपको? टेस्ट चेक. टेस्ट चेक मतलब कुछ आइटम सिलेक्ट करके उसको चेक करना. सिंपल सा मीनिंग. सारे आइटम नहीं चेक करने अपने को. सम आइटम्स वी विल गोइंग टू सिलेक्ट इट एंड वी विल चेक इट. समझा? मालूम पड़ा? उसको बोलते हैं टेस्ट चेक. क्या बोलते हैं उसको? दैट इज व्हाट टेस्ट चेक. नाम से याद रखो, टेस्ट चेक. ठीक है? यस, वेरी गुड मैट. बराबर है. कुछ आइटम को सिलेक्ट करना मतलब क्या होता है? सैंपल सिलेक्ट करना. सैंपल सिलेक्ट कर लिया आपने. अभी 100 में से पहले भी बताया था ना बेटा मैंने, 100 आइटम्स है, 100 में से 10 आइटम सिलेक्ट करके उसको चेक करो. बराबर है? उसको चेक करो. वो हो गया टेस्ट चेक. अब उसको डेप्थ में, अगर उसको एकदम डीप में चेक कर रहे हो, वो 10 आइटम्स को डीप में चेक कर रहे हो, तो उसको ऑडिट में एक वर्ड है, बोलते हैं ऑडिट इन डेप्थ. बराबर है? एक फ्रेमिंग करोगे तो क्या बनेगा? ऑडिट इन डेप्थ. ऑडिट इन डेप्थ मतलब कुछ आइटम को सिलेक्ट किया और उसको पूरा डीप में चेक कर रहा हूं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक. बराबर है? ऑडिट इन डेप्थ. तो एक और आपको कंसेप्ट सीखने को मिल गया, ऑडिट इन डेप्थ. तो ऑडिट इन डेप्थ मतलब पूरा डिटेल में जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा चेक करो डिटेल में. दैट इज व्हाट ऑडिट इन डेप्थ. क्या? ऑडिट इन डेप्थ. याद रखना. चलो, तो अभी आ जाओ. टेस्ट चेक पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. ठीक है बेटा? टेस्ट चेक मतलब क्या? अब देखो, नॉर्मल है बेटा कि 100% ट्रांजैक्शंस की चेकिंग पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. एक ऑडिटर, एक सीए पूरा 100% आइटम चेक करता है क्या? अभी ऑर्गेनाइजेशन में तो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस, वो सब आइटम चेक करेगा. इज इट पॉसिबल? अरे नॉट पॉसिबल यार. उतना टाइम थोड़ी है उसके पास. समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? तो वही चीज बोल रहा है. क्या बोल रहा है बेटा? 100% चेकिंग इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी. पूरा 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, और जरूरी भी नहीं है यार. बराबर है? पूरा 100% आइटम चेक करेगा तो टाइम तो जाता ही है, कॉस्ट जाएगा, और बराबर है, पॉसिबल भी नहीं है. सो 100% चेकिंग इज नीदर पॉसिबल और नॉर नेसेसरी. और ये जरूरी भी नहीं कि 100% सब आइटम आप चेक कर, जरूरी भी नहीं है. तो ऑडिटर कैन सिलेक्ट ओनली अ फ्यू सैंपल ट्रांजैक्शन. ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा? कैन सिलेक्ट अ फ्यू सैंपल ट्रांजैक्शन फॉर वाउचिंग. एक सैंपल ट्रांजैक्शन ले सकता है. बराबर है? ट्रांजैक्शन को, एक सैंपल ट्रांजैक्शन वो लेगा, उसका पूरा वाउचिंग मतलब उसको पूरा चेक करेगा. बराबर? उसका डिटेल में चेकिंग करेगा. तो 100 आइटम्स है, 100 में से उसने 10 आइटम सिलेक्ट कर लिया, उसको वो चेक कर रहा है. बराबर? एक सैंपल सिलेक्ट कर सकता है. क्या कर सकता है? सैंपल. और बेटा सैंपल कहां से सिलेक्ट होता है? पॉपुलेशन में से. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या नहीं भाई. पॉपुलेशन मतलब इधर क्या हो गया? जैसे 100 आइटम्स, सारे आइटम्स जो 100 आइटम्स थे वो क्या हो गया? पॉपुलेशन. उसमें से आपने 10 आइटम सिलेक्ट किया, उसको बोलते हैं सैंपल. क्या बोलते हैं उसको? सैंपल. राइट? सिमिलरली ही कैन सिलेक्ट ओनली अ फ्यू आइटम ऑफ असेट्स फॉर वेरिफिकेशन. तो वो कुछ कुछ आइटम सिलेक्ट कर सकता है. कुछ आइटम इनकम एक्सपेंसेस के आइटम सिलेक्ट कर लिया, कुछ असेट्स के आइटम सिलेक्ट कर लिया. बराबर है? और आपको पहले भी पढ़ाया मैंने, इनकम और एक्सपेंसेस. बराबर है? याद रखना. वाउचिंग किसका होता है? वाउचिंग इनकम और एक्सपेंसेस का. असेट्स और लाइबिलिटीज का क्या होता है? वेरिफिकेशन. याद रखो, लिख लो किधर भी, पहले हर स्टार्टिंग से बताते हैं. कभी भी याद रखना, वाउचिंग आया तो ये किसका होता है? इनकम और एक्सपेंसेस का. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस का क्या होता है बेटा? वाउचिंग. और बैलेंस शीट के आइटम्स का वेरिफिकेशन होता है. हमेशा याद रखना, भूलना नहीं. कभी नहीं भूलना. ठीक है? तो फ्रॉम एन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑडिटर कैन फॉर्म एन ओपिनियन. तो वो सैंपल सिलेक्ट करेगा. सैंपल भी क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कोई भी उठा लिया. एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है तो क्या होता है बेटा? उससे ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता है. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए. ठीक है? जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. ठीक है?
about the entire class of transactions or balances. Such test check enables an auditor to judge whether the remaining entries are correct or not. बराबर है, वो जज कर सकता है. ऐसे टेस्टिंग की वजह से वो क्या कर सकता है, ऑडिटर क्या कर सकता है बेटा, जज कर सकता है कि बाकी एंट्रीज बराबर है कि नहीं. क्या बेटा, अदर एंट्रीज आर करेक्ट और नॉट. तो सिंपल सा फंडा है बेटा, हमेशा याद रखो 100% चेकिंग ये नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी. क्या बेटा, 100% चेकिंग नीदर पॉसिबल नॉर. सो दिस इज व्हाट बेटा टेस्ट चेक, राइट है. So test check enables an auditor to judge what, whether the remaining entries are correct or not. अब वो सैंपल सिलेक्ट किया उसने, आउट ऑफ 100 उसने 10 सैंपल सिलेक्ट किया, सैंपल्स को चेक किया, बराबर है, पूरा अच्छे से चेक किया, डिटेल में चेक किया, सब कुछ देगा उसका, बराबर है. अब उसके बेसिस पे वो क्या देगा, ओपिनियन देगा कि अदर 90 एंट्रीज है वो करेक्ट है कि नहीं. तो वो पूरा सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है, उस 10 सैंपल के ऊपर. तो ऑडिटर को अपने जजमेंट के हिसाब से ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए. वो उसका प्रोफेशनल जजमेंट, उसकी टेक्निक, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, वो उसका लुकआउट है. उसके लिए वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ले सकता है. फिलहाल अभी अपने को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इधर नहीं देखना है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इसके बाद देखना है. ठीक है. टेस्ट चेक मतलब डायरेक्ट उसने सिलेक्ट कर लिया 10 आइटम्स, बराबर है, अपने जजमेंट के बेसिस पे, और फिर वो उसको चेक करेगा इन डिटेल में, राइट है. फिर देखो टेस्ट चेकिंग मींस, अब क्या बोल रहा है बेटा, टेस्ट चेकिंग मींस व्हाट, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन. व्हाट बेटा, टेस्ट चेकिंग मींस व्हाट, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम. डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर मिक्स. क्या डेफिनेशन दिया टेस्ट चेकिंग का, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, टू सिलेक्ट करना है और एग्जामिन करना है. टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. आप सिलेक्ट करोगे, एग्जामिन करोगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. सैंपल सिलेक्ट करो तो वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो ऑडिटर भाई साहब, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, राइट है. फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, बराबर, फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. उधर 100 आइटम्स है, 100 सिमिलर आइटम्स है, उसमें से आपने एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया, समझे. अभी जैसे और एक एग्जांपल लो, जैसे इनकम एक्सपेंसेस ले लो, एक्सपेंसेस. अभी 100 एक्सपेंसेस है, बराबर है, एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं. सारे एक्सपेंसेस तो ऑडिटर चेक नहीं कर सकता ना यार, बराबर है कि सारे एक्सपेंस, अभी ऑर्गेनाइजेशन में तो कितना एक्सपेंडिचर होता है, देयर आर सो मेनी एक्सपेंडिचर. अब सारे एक्सपेंडिचर चेक करने बैठे तो फिर उसका टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, पूरा साल वही एक्सपेंडिचर ही चेक करते बैठेगा. तो क्या करेगा, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, या जो मटेरियल आइटम्स है, बराबर है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब चेक करेगा, उसका एक सैंपल बनाएगा. उसका क्या करेगा, एक सैंपल बनाएगा कि भाई चलो ये 100 आइटम्स है, इसमें से मैंने 10 आइटम सिलेक्ट कर लिए, इसमें से 10 आइटम सिलेक्ट कर लिए. अब उसको ऑडिटर पूरा डिटेल में चेक करेगा, उसको ऑडिटर प्रॉपरली एकदम चेक करेगा, उसी के बेसिस पे वो ओपिनियन देगा कि पूरा 100 आइटम सही है कि नहीं. अभी वो 10 आइटम के बेसिस पे पूरे 90 आइटम्स का पूरे 90 आइटम्स का रिजल्ट डिपेंड होता है. वो 10 आइटम्स राइट है तो अदर 90 भी राइट होगा. वो 10 आइटम्स रॉन्ग है तो अदर 90 भी रॉन्ग हो जाएगा. सोचो, ये बड़ा ड्रॉबैक्स है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि समझो अगर वो 10 आइटम्स राइट है, बाकी 90 आइटम्स असलियत में रियल में रॉन्ग रहेंगे, तब तो गलत जजमेंट हो गया ना, गलत ओपिनियन हो जाएगा ना फिर. तो ये सब एक ड्रॉबैक्स है. अब क्या कर सकते हैं भाई, जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है. ठीक है. तो टेस्ट चेकिंग सब लोग याद रखना. व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग मींस टू सिलेक्ट, व्हाट, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन. ये मीनिंग सबको याद रहना चाहिए, मीनिंग डेफिनेशन. टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. क्या बेटा, बराबर है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. फ्रॉम व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट बेटा, सिमिलर आइटम्स. याद रखो, समझा क्या, फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. फिलहाल ये मीनिंग याद रखो, आगे आएगा अभी. चलो, तो याद रहेगा ना मीनिंग. क्या बेटा, टेस्ट चेकिंग मींस व्हाट, टेस्ट चेकिंग मींस टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. देखा जाए तो टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल
एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना फ्रॉम व्हाट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, फ्रॉम व्हाट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, बराबर। प्रोफेसर मिक्स का डेफिनेशन याद रखो सब लोग, क्या हो गया बोलो। टेस्ट चेकिंग मींस व्हाट, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर। चलो, तो टेस्ट चेकिंग डन, मीनिंग समझ गया। अब आ जाओ टेस्ट चेकिंग में मीनिंग याद रखना, मीनिंग डेफिनेशन एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। डेफिनेशन क्या हो गया, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन व्हाट, टू सिलेक्ट एंड एग्जामिन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, बराबर है। मालूम पड़ा, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करना, काफी सारे आइटम जो भी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करना और उसको एग्जामिन करना, दैट्स इट, बराबर। चलो अभी बेटा टेस्ट चेक में एग्जांपल्स क्या लोगे आप भाई, अभी मीनिंग डेफिनेशन देख लिया आपने, चलो एग्जांपल देख लो बेटा। एग्जांपल तो एकदम नॉर्मल है ना यार। अभी जैसे आपने परचेज वाउचर चेक कर रहे हो, परचेज वाउचर है, सिमिलर आइटम्स है सब, परचेज वाउचर। अब पूरे परचेज वाउचर को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। आपने क्या किया, 25% परचेज वाउचर ले लिया। अरे भाई पूरा परचेज वाउचर ही चेक करेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ काम नहीं है, खाली एक परचेज ही है क्या? बहुत सारे चीजें हैं भाई, परचेज है, सेल्स है, इनकम, अदर इनकम है, बराबर, बहुत सारी चीजें है। तो क्या किया आपने, परचेज वाउचर को 25% चेक कर लिया, तो 25% क्या हो गया आपका, सैंपल हो गया कि नहीं। दिस 25% इज व्हाट योर सैंपल। पॉपुलेशन क्या है इसकी, इस परचेज वाउचर की पॉपुलेशन है 100%, 100 में से आपने 25% सिलेक्ट किया, दैट इज व्हाट योर टेस्ट चेक, सैंपल हो गया। वही सैंपल लेके आप चेक करोगे तो दैट इज व्हाट टेस्ट चेकिंग। फिर क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, लाइक 25% ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम परचेज जर्नल इनटू क्रेडिटर लेजर। परचेज से जो क्रेडिटर लेजर में आपने एंट्री पास किया, पोस्टिंग पास किया है, बराबर है। पहले जर्नल एंट्री पास किया होगा, फिर आपने पोस्टिंग पास की होगी, लेजर पोस्टिंग पास की होगी, बराबर है। आपने जो भी है जर्नल सब्सिडियरी जो भी है उसके बेसिस पे क्रेडिटर लेजर में एंट्री पास की होगी, तो उसका भी आप क्या करोगे, 25% सैंपल सेलेक्ट करके चेक करोगे, बराबर है। तो ये सब एग्जांपल लेने का, कोई भी आइटम है उससे रिलेटेड आपने 25%, 20%, 30%, जैसा आपका जो भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट बोलता है, या आप जो चाहते हो जितना सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी टेक्निक के बेस पे, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर है। सिर्फ पूरा आइटम तो होगा नहीं, कॉमन सी बात है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, राइट। फिर क्या बोल रहा है, सेंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन, एक और एग्जांपल देख लो। एक चेक टोटल्स ऑफ 25% ऑफ अकाउंट्स, बराबर है, टोटल में भी 25% ऑफ अकाउंट्स इन क्रेडिटर लेजर ले लिया, 25% मतलब सैंपल हो गया। सेंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन टू 25% ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स। अब इधर लेटर ऑफ कंफर्मेशन, अब जितने भी क्रेडिटर्स है क्या सबको लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेजते रहोगे, नहीं ना। क्या किया हमने, 25% सैंपल सिलेक्ट किया, 25% क्रेडिटर्स को हमने लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेज दिया कि भाई आपको इतने इतने का माल बेचा है क्या, मतलब आपने इतने का माल खरीदा है क्या, मतलब आप मतलब कौन, हमारा कंपनी हो गया ना बेटा, ठीक है, हमारे कंपनी ने इतना माल खरीदा है क्या। अभी क्रेडिटर मतलब क्या, सामने वाले ने बेचा रहेगा हफ्ते को। क्रेडिटर मतलब क्या, सामने वाले ने हमको क्या किया रहेगा बेटा, सामान बेचा रहेगा, और हमने क्या किया रहेगा, खरीदा रहेगा। तो हमने अगर खरीदा है तो सामने वाला क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर्स हो गया। तो वो उनको कंफर्मेशन लेटर भेजेगा कि आपने इतना इतना माल बेचा है क्या, बताओ, तो कंफर्मेशन आ जाएगा। अब सबको तो कंफर्मेशन भेज नहीं सकता ना, बराबर है कि नहीं। तो लेटर ऑफ कंफर्मेशन टू व्हाट, 25% ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स, जितने टोटल क्रेडिटर्स है उसमें से 25% को लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेजा कि भाई आपने इतने का माल, इतना माल बेचा है क्या, बराबर है। इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका ऑडिट कर रहा है, जिसका ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, उसको आपने इतने का माल भेजा, इतने का माल बेचा है क्या, आपने सेल किया है क्या, क्रेडिट सेल है क्या ये आपका, वो सब भेज देगा, वो सब क्या करेगा, भेजेगा। उधर से कंफर्मेशन आ जाएगा, यस हमने इतने का माल बेचा है, तो कंफर्मेशन देगा ही ना भाई, मालूम पड़ा। वो सामने वाला क्रेडिटर है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो क्रेडिटर तो हाँ यस यस मैंने इसको 50 लाख का माल बेचा है, तो कंफर्मेशन के बेसिस पे वो क्या करता है, अपने ये सब टेक्निक है, ये सब क्या बेटा टेक्निक है, तो उसके बेसिस पे वो अपने ओपिनियन फॉर्म करता है। ऑडिटर क्या करता है, हाँ ठीक है, मतलब ये क्रेडिटर जेन्युइन है,
ठीक है, क्रेडिटर जेन्युइन है, इसने इतने का माल बेचा है, समझा? तो लेटर ऑफ कंफर्मेशन तो भेजना ही है उसको, चाहे वो क्रेडिटर हो डेटर हो, खबर है? क्रेडिटर मतलब कौन? जिसने हमको क्रेडिट में माल बेचा है, सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है सामने वाले ने हमको, इसका मतलब हमने क्या किया रहेगा? क्रेडिट परचेस। हमने क्या किया रहेगा? क्रेडिट परचेस किया रहेगा ना, तभी तो हमारा क्रेडिटर है, और सामने वाले ने हमको क्रेडिट सेल किया रहेगा, बराबर है? तो लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऐसे भेजना है आपने। हाँ, अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल किया है तो सामने वाला हमारा डेटर है, तो डेटर को भी लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेज सकता है। तो एक सैंपल सिलेक्ट हो गया, टेस्ट चेकिंग 25%, अभी उसमें से भी 25% उसने क्या किया? लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेजा, सेंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन टू 25% ऑफ टोटल क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो क्रेडिटर डेटर तो बेटा कॉमन चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्रेडिटर मतलब जिन्होंने हमको माल बेचा है क्रेडिट में, इसका मतलब हमने क्रेडिट परचेस किया रहेगा। डेटर मतलब जिसको हमने बेचा है क्रेडिट में, मतलब हमारा क्रेडिट सेल होगा, सामने वाले का क्रेडिट परचेज होगा, बराबर है? तो ये सब तो बेसिक थिंग है। तो ऐसे ही वो क्या करेगा? सैंपल सिलेक्ट करेगा, टेस्ट चेकिंग करेगा, तो सब आइटम चेक नहीं कर रहा है बेटा। दस इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, तो बेटा अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड हो गया अबाउट 25% ऑफ द परचेस ट्रांजेक्शन, समझो वो सेटिस्फाइड हो गया, उस 25% से सेटिस्फाइड हो गया, तो वो क्या बोलेगा? बाकी 75% भी ओके है। अगर वो जो सैंपल उसने सिलेक्ट किया है, अगर उस सैंपल से वो सेटिस्फाइड हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा? अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो क्या बोलेगा? बाकी 75% भी करेक्ट है, मालूम पड़ा? बाकी 75% भी क्या है बेटा? करेक्ट है। दैट इज व्हाट? नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट चेकिंग इज व्हाट? वेरी कॉमन पॉइंट। पहला तो फुल चेकिंग इम्पॉसिबल है, तो पूरा चेकिंग करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए टेस्ट चेकिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा, फुल चेकिंग क्या है? अननेसेसरी है। अरे भाई, अब पूरा 100% चेकिंग करना मतलब एक अननेसेसरी थिंग है ना यार। डिटेल चेकिंग बिकम्स पूरा रूटीन और मैकेनिकल हो जाएगा, बराबर है? तो इसलिए टेस्ट चेकिंग अलाउ करता है ऑडिटर को टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। तो एकदम बेसिक इंपॉर्टेंस यार, पहले से पढ़ रहे हो। फुल चेकिंग इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, बराबर है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो फुल चेकिंग तो करना सवाल ही नहीं उठता। सारे ट्रांजेक्शन वो चेक कर ही नहीं सकता, सब कुछ आइटम चेक नहीं कर सकता, तो फुल चेकिंग इम्पॉसिबल है, बराबर है? और फुल चेकिंग अननेसेसरी भी है, मालूम पड़ा कि नहीं? पूरा चेकिंग करना एक अननेसेसरी थिंग्स है, सब पूरा अननेसेसरी थिंग। मतलब क्या? टेस्ट चेकिंग अलाउज एन ऑडिटर, इससे टेस्ट चेकिंग से ऑडिटर क्या जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ऑडिट के, उस पर ज्यादा फोकस कर सकता है, बराबर है? अब पूरा डिटेल चेकिंग बिकम्स एक रूटीन और मैकेनिकल वर्क हो जाता है यार, राइट है? सो दैट इज व्हाई आप बोल सकते हो कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट चेकिंग क्या हो गया? क्योंकि फुल चेकिंग इम्पॉसिबल है और फुल चेकिंग अननेसेसरी भी है। बट आप छोटे छोटे बिल चेक करने बैठेगा ऑडिटर यार, फिर मतलब क्या हो जाएगा? अननेसेसरी हो जाएगा ना, अननेसेसरी वर्क हो जाएगा, बराबर है? बट वो उसमें से एक सैंपल सिलेक्ट करके, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करके वो चेकिंग कर सकता है। तो याद रखो क्या बेटा? ये दोनों। सो सी, टेस्ट चेकिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑडिट। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, कॉस्ट ऑफ ऑडिट कम होगा। यस, कॉमन सेंस है। टेस्ट चेकिंग से जो ऑडिट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑडिट कम होता है। ये क्या होगा? इट हेल्प्स टू स्पीड अप द ऑडिट वर्क। ये ऑडिट वर्क में भी स्पीड अप करेगा, फटाफट काम होगा। इट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर रिलायबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट। अब क्या बोलता है? इट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। टेस्ट चेकिंग के बेस पे जब वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट कर रहा है तो अपना कुछ जजमेंट तो लेगा, कुछ बेस तो डिसाइड करता ही है, नॉर्मल सी बात है, ऑडिटर है तो सी है, तो उसके बेस पे वो देखता है। इट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिसाइड करता है कि इट हेल्प्स, टेस्ट चेकिंग हेल्प्स टू डिसाइड वेदर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो रिलायबल है क्या, उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या, और कर सकते तो कितना भरोसा कर सकते, कितना। अब ये टेस्ट चेकिंग के लिए वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी स्टडी करता है ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पे भी क्या करता है वो? टेस्ट चेकिंग करता है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का, तो क्या करेगा वो? सैंपल कम सिलेक्ट करेगा, बराबर? रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। चलो हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है? ये लेबर सेविंग टेक्निक है। क्या बेटा?
लेबर सेविंग टेक्निक, नॉर्मल सी बात है, लेबर सेव तो होगा ही ना इसमें, अननेसेसरी रूटीन और मैकेनिकल वर्क से बच जाओगे, पूरा 100% पूरा चेक करने बैठोगे तब सोचो कितना आपका लेबर कंज्यूम होगा। तो लेबर सेविंग टेक्निक हो गया। और इट हेल्प्स द ऑडिटर टू अराइव एट अ कंक्लूजन रिगार्डिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द क्या बिजनेस। और ये टेस्ट चेकिंग ऑडिटर को हेल्प करेगा टू अराइव एट अ कंक्लूजन कि भाई आपका अकाउंट्स, आपका जो भी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। तो याद रखने का एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हो गया सब लोग याद रखना। सी सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स क्या, ड्रॉबैक्स ऑफ टेस्ट चेकिंग। फर्स्ट ड्रॉबैक है आर्बिट्ररी सिलेक्शन है। क्या बेटा आर्बिट्ररी सिलेक्शन मतलब क्या, द आइटम्स टू बी चेक्ड एंड द what extent या the extent of the checking are selected on arbitrary basis। मतलब ये पूरा ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो जजमेंट भाई जजमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो जजमेंट तो कभी भी रॉन्ग भी हो सकता है, पता है सबको। तो ये एक ड्रॉबैक्स है। आर्बिट्ररी सिलेक्शन मतलब उसके जजमेंट के बेसिस पे, तो जजमेंट रॉन्ग भी हो सकता है। अगर करेक्ट जजमेंट नहीं हुआ तो रिपोर्ट भी गई आपकी, बराबर है, रिपोर्ट भी करेक्ट नहीं होगी फिर। और सबसे बड़ी बात तो टेस्ट चेकिंग क्या करता है, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहा है, इग्नोर करता है। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती है उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसको अपने को आगे पढ़ना है, बराबर है। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन, रिस्क असेसमेंट, उसको इग्नोर करता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है, क्वालिटी इग्नोर होती है इससे। अब समझो 25% चेकिंग ऑफ परचेज एंट्रीज कर रहे हो, does not indicate how those 25% entries are to be selected। अब क्वालिटी इग्नोर हो रही है। अब 25% आपने सिलेक्ट कर लिया, वो अपने जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया। किसके बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे, मालूम पड़ा कि नहीं, वो जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया। सच इंस्ट्रक्शन डील्स विद हाउ मेनी आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड एंड नॉट हाउ दे आर टू बी सिलेक्टेड। मतलब इधर क्या, आप क्या कितना आइटम सिलेक्ट करते हो उस पर ज्यादा फोकस करते हो, आपने कैसे सिलेक्ट किया है उसको, क्या आपका बेस है, वो सब पे ध्यान देते नहीं है, तो क्वालिटी तो इग्नोर हो जाएगी ना। मतलब आप इसमें किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हो, क्वांटिटी के ऊपर, कि 25% लेना है, 30% सैंपल लेना है, कि 20% लेना है, बराबर। आप इस पे एम्फेसिस करते हो क्वांटिटी के ऊपर रेदर देन क्वालिटी। कैसे सिलेक्ट करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है आपका, क्वांटिटी देख रहे हो कि हाँ भाई 100% है, उसमें से 25% ले लिया। सो ये बट ये सब क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स ही है ना। क्या है बेटा, दीज ऑल आर ड्रॉबैक्स। अब इसमें क्या होता है, जो असिस्टेंट होते हैं ना, ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिटर के जो स्टाफ है, मे चेक ओनली द सिंपल एंट्रीज और द कंफर्मेशन लेटर्स मे बी सेंट ओनली टू द पार्टीज हुज बैलेंसेस आर गुड। ये लोग भी क्या करते हैं, सिंपल एंट्री रहेगा उसको चेक करेंगे, बराबर है, और किसको, कंफर्मेशन लेटर, जिनका इनको लग रहा है कि हाँ इसका बैलेंस बराबर रहेगा तो उसको भेजेंगे। तो ये सब क्या है, क्वालिटी चेकिंग है? नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ क्वालिटी चेकिंग, राइट। सो इसमें मोस्टली फोकस किसके ऊपर होता है, क्वांटिटी के ऊपर रेदर देन क्वालिटी। दैट इज व्हाई ये आपका एक क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स है। क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट टेस्ट चेकिंग, याद रखना ड्रॉबैक्स। फिर आगे क्या बोल रहा है, रिस्क तो है ही। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, रिस्क, रिस्क मीन्स व्हाट, the possibility that conclusion based on test check may be different from those based on 100% checking। risk are of what the following types। अभी इसमें रिस्क क्या होता है बेटा, अभी रिस्क नॉर्मल सी बात है ना, आपने 25% आइटम चेक किया, ठीक है, वो सही हो गया, लेकिन हो सकता है कि बाकी 75% रॉन्ग हुआ, तो ये सब रिस्क है इसमें। तो देखो, अब रिस्क आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या बोल रहा है, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। Auditor may wrongly rely or not rely on internal controls verified on test check basis. Thus, auditor may rely on the controls when he should not have so relied, or he may not rely on the controls when the controls were actually reliable। अब देखो सबसे पहला रिस्क क्या होता है, रिलायबल, रिलायबिलिटी में रिलायंस कितना है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना भरोसा कर रहा है। अब देखो दो चीज हो सकती है, उसने इंटरनल कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम देखा, कंट्रोल देखा, अब वो या तो उसके ऊपर रिलाई कर सकता है या तो नहीं कर सकता है, दो में से एक ही चीज हो सकती है, तो इसका भी रिस्क हो सकता है। अगर समझो उसने रिलाई कर लिया, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, भरोसा कर लिया, लेकिन रियल में अच्छा नहीं है, तो ये एक रिस्क हो गया, बराबर है। और दूसरा फंडा देखो, दूसरा, अगर उसने सिस्टम देखा और उसने बोला इंटरनल कंट्रोल बराबर नहीं है,
उसने जजमेंट के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोला कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो, मे बी। तो ये रिस्क हो सकता है, ये सब रिस्क हो सकता है। ये तो उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके वॉक थ्रू पे होता है ना कि कैसा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो उसका जजमेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, बराबर है। और रॉन्ग कंक्लूजन में तो पहले ही बता दिया मैंने, इसका भी रिस्क है कि भाई अगर उसने 25% ट्रांजेक्शन चेक किया है और उसने बोल दिया ये 25% ट्रांजेक्शन बराबर है, इसका मतलब इसमें क्या रिस्क है कि बाकी 75% भी उसने बोल दिया कि बराबर है, बट देयर में भी रिस्क कि बाकी 75% रॉन्ग हुआ तो, बराबर है। बाकी 75% या तो प्रॉपर हो सकता है या तो प्रॉपर नहीं भी हो सकता है। तो ये सब भी रिस्क है, मालूम पड़ा कि नहीं? ये सब भी क्या है बेटा, रिस्क है।